हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ सबसीक्वेंस। जैसे अभी तक आपने सीक्वेंसेस पढ़े हैं वैसे ही हमारे पास अभी सबसीक्वेंस है। तो लेट्स सी द डेफिनेशन। अ सीक्वेंस जो आपके पास वाई दी हुई है इज़ कॉल्ड अ सबसीक्वेंस। इसको हम सबसीक्वेंस कहेंगे बिकॉज हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सबसीक्वेंस सीक्वेंस ज़रूर होती है। ठीक है, जो डेफिनेशन सीक्वेंस की है उसे ज़रूर फॉलो करती है। तो ऑफ अ सीक्वेंस, जैसे एक सीक्वेंस वाई एन हमने ले ली, इसको हम सब सीक्वेंस तब कहेंगे किसकी, एक्स एन की। इफ़ देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस एन के, अगर उसमें कोई एग्जिस्ट करती है एन के सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट n1 n2 n3 लेस में जाएगा एंड वी कैन राइट इज एज वाई के इज इक्वल्स टू एक्स एन के। अब इसका आपके पास फॉर्मेशन का मेथड है, उसको समझ लीजिए कैसे सब सीक्वेंस फॉर्म करते हैं। पहले हमने स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक सीक्वेंस ले ली, जैसे पॉजिटिव टर्म्स की। ये डिक्रीजिंग में भी हो सकती है, इंक्रीजिंग में भी हो सकती है, अभी हम इंक्रीजिंग की ही बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्ट्रिक्टली मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस आपने पॉजिटिव इंटीजर्स की ले ली। पॉजिटिव इंटीजर्स की ले ली तो इसका मतलब n1 n2 nk +1 हो गया। ये हमने मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग ली है, ठीक है, स्ट्रिक्टली ली है, कोई इक्वल नहीं हो सकती है। स्टेप 2 में हमारे पास क्या रहेगा, xn-1 xn-2 xn-3 n1 n2 n3 जो xn के अंडर आई होंगी टर्म्स, वो एलिमेंट्स बन जाएंगे सब सीक्वेंस के। और वो कैसे लिखे जाएंगे, हम उसको लिख सकते हैं सीक्वेंस एक्स एन के इज इक्वल्स टू वाई एन। मतलब आए टर्म्स एक्स एन में से ही हैं। जैसे हमारे पास टर्म्स आ रही है x1 x2 x3 x4 x5 एंड सो ऑन, जितने भी आ रहे हैं। अगर मैंने इनमें से कुछ, ये जो आपके पास है ये तो इंक्रीजिंग ही है, स्ट्रिक्टली है, मैंने सिर्फ ये वाली टर्म्स ली x3 x5 x7 और सो ऑन, इसमें से लिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये टर्म्स तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ही है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इससे लिया जो टर्म्स लिए ये सारी की सारी एक सीक्वेंस फॉर्म करती थी। इनमें से कुछ टर्म्स को हमने उठा के एक नया सीक्वेंस का सेट फॉर्म कर दिया है। और अगर ये इस तरीके से लिखा जाता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 y2, अब ये ध्यान रखिएगा y2 लिख रही हूँ मैं, y3 y4, क्योंकि यहाँ पे हमने उठाई यहाँ से है, लेकिन इन टर्म्स को अगर हम सीक्वेंस की फॉर्म में y1 y2 सिर्फ नोटेशन अलग दे के इस तरीके से लिख सकें तो हम इसे सब सीक्वेंस कहेंगे। किसका, जो हमारे पास पहले लेट एस आपके पास कोई सीक्वेंस दी हुई थी जिसमें x1 x2 आ रहे थे, वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है n1 n2 n3 एंड सो ऑन। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग टर्म्स हैं, जैसे 1 2 3 4 5 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग थी। और xn-1 सॉरी xn1 xn2 xn3 ये आपके पास n1 n2 n3 करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं xn में, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जैसे मैंने 1 3 5 7 ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ आ गई हैं जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग थी, और ये वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे y1 y2 y3 की फॉर्म में अगर लिखी जाए तो हम इसे कहेंगे सब सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा है n के, हमारे पास कोई क्यूब है, के क्यूब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, k 1 2 3 रहा है क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट से आता है, या पॉजिटिव इंटीजर्स हम कह सकते हैं, तो ये वहाँ से आ रहा है। तो इसका मतलब n के में क्या वैल्यूज़ आएंगे, क्योंकि क्यूब है तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। जैसे यहाँ पे मैं ऑड टर्म्स ले रही थी, वैसे यहाँ पे आपके पास क्यूबिकल टर्म्स, ये भी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। जो ली कहाँ से गई है, जो आपके यहाँ पे 1 2 3 4 नीचे आ रहे हैं इधर से ली गई हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स एन के क्या बन गया, जो क्यूब है के क्यूब का, x1 x8 x27 और इस तरीके से आगे आगे जाता जाएगा। और इसे हम सब सीक्वेंस कहेंगे किसका, एक्स एन का, जो ओरिजिनल थी आपके पास, ठीक है। ओरिजिनल क्या थी, x1 x2 x3 x4 x5 थी, लेकिन हमने x8 उठाया, वहाँ से x27 उठाया एंड सो ऑन। सिमिलरली जो मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिखी है, इसको मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, दिस इज़ x 2k-1, ये इस फॉर्म में आ जाएगी, जहाँ पे x जो 2k-1 आ रहा है तो ये nk हो जाएगा, ये हमारा nk हो जाएगा, दिस इज़ nk। और इसमें वैल्यूज़ आ रही हैं 2k-1 की, वेयर k इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। और आप
ऐसे कई एग्जाम्पल्स बना सकते हो। अगर इवन का ही करना है, जैसे x2 लेना है, x4 लेना है, तो वो 2k की फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास x2k की एक सबसीक्वेंस फॉर्म हो जाएगी, किसकी, जो बेसिक आपके पास है। और नाउ ऑल्सो एवरी सीक्वेंस इज अ सबसीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि आपके पास जितनी भी सबसीक्वेंसेस बनेंगी वो एक तरीके से खुद भी सीक्वेंस है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस इज अ सबसीक्वेंस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, द इंटरवल बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अ सबसीक्वेंस इज नॉट ऑलवेज द सेम। ठीक है, जो दोनों का इंटरवल्स रहेगा ज़रूरी नहीं है सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस थी वो क्या थी, 1 2 3 4 5, लेकिन अभी जो हमने यहाँ पे डिफाइन किया वो क्या है, 1 8 27 एंड ऑल द डिफरेंस इज यहाँ पे 9 था और यहाँ पे आपके पास 19 का डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास आता है कि एनी सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस इज इटसेल्फ अ सीक्वेंस। ठीक है, वही सेम चीज़ है कि एनी सब सीक्वेंस ऑफ अ सीक्वेंस इज इटसेल्फ, वो खुद भी सीक्वेंस ही होती है। और आपके पास सीक्वेंस हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंसेस, तो सीक्वेंस के बहुत सारे सब सीक्वेंस हम फॉर्म कर सकते हैं। आप 2 टर्म्स ली, 3 ली, 15 ली, जितनी भी आपके पास टर्म्स आ रही है, अगर आप उसमें डिफरेंसेस ले रहे हो तो और उसको इनफाइनाइट ले रहे हो या कैसे भी ले रहे हो, तो आप उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सब सीक्वेंस उसमें फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इफ़ अ सीक्वेंस, जैसे हमारे 3 पॉइंट्स हैं जिसमें हमें प्रूव करने हैं कि इफ़ अ सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू l, देन प्रूव दैट एवरी सब सीक्वेंस ऑफ xn ऑल्सो कन्वर्जेस टू द लिमिट l। ठीक है, जैसे अगर आपके पास सीक्वेंस है xn, वो कन्वर्ज कर रही है किसी l को, तो जो अगर उसी में से उठाई गई कोई सब सीक्वेंस हम फॉर्म करते हैं, दैट ऑल्सो कन्वर्जेस टू l। ये कैसे होगा देखेंगे। उसमें दूसरा पॉइंट हमें प्रूव करना है, इफ़ अ सीक्वेंस xn डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, अगर सीक्वेंस आपके पास इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है तो उसका सब सीक्वेंस भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। और अगर इफ सीक्वेंस xn डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, देन वी हैव टू प्रूव दैट एवरी सब सीक्वेंस ऑफ xn, इसी xn अगर ये माइनस इन्फिनिटी को करता है तो इसका मतलब इसकी सब सीक्वेंस भी माइनस इन्फिनिटी को करेगी। तो लेट्स सी इसको हम कैसे करेंगे। वी हैव टू फर्स्ट प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है कि अगर कोई फाइनाइट लिमिट है l के लिए, तो हम मान के चलेंगे xn इज कन्वर्जेस टू l। अब हमने क्या करना है, हमें डेफिनेशन लगानी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। देयरफॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, हमने m पॉजिटिव इंटीजर ले लिया सच दैट xn माइनस l मॉडुलस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। डेफिनेशन विल रिमेन सेम फॉर एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अगर आपको उसकी लिमिट पता है। अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि इफ़ np मतलब कोई भी इंटीजर हमने ले लिया है, ठीक है, सच दैट ग्रेटर देन इक्वल टू m है, वो नेचुरल नंबर का सेट है। जैसे मैंने x1 x2 x3 लिया था, तो वो हमारे पास एक सेट था और जो मैंने उसकी सब्सिक्वेंस फॉर्म करी वो थी x1 x8 और x27, जो भी उसमें वैल्यूज़ आई होंगी। तो अगर मैं x8 लेती हूँ या x27 लेती हूँ तो वहाँ पे np इज़ ग्रेटर देन m हो जाएगा, कोई नेचुरल नंबर सेट जो हमने यहाँ पे लिया है। तो देन फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू p अगर हमारे पास होता है तो nk इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू np इज़ ग्रेटर देन, जैसे ये 27 हो गया, ये 8 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, या फिर हम इससे आगे की टर्म्स ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो रहा है, देयरफॉर mod xn minus l is less than epsilon for all nk is greater than equal to m। ये हमने मतलब ये शो किया है कि जैसे अगर हमने इसी में से अगर कुछ टर्म्स उठाई हैं तो हमारे पास वो टर्म्स भी वैसी ही रहेंगी। तो जैसे हमारे पास मैंने आपको बताया x1 x2 x3 x4 है, जैसे हमने ये सीक्वेंस ली थी, तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंगली हमने जो फॉर्म करी x5, इसलिए तो इन्फानाइट टर्म्स आ रही हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास इन्फानाइट टर्म्स होंगी। इसी में से उठा के हमने k³ लिया, तो वो x1 हो गया, x8 हो गया, x27 हो गया, फिर एक 64 हो गया एंड सो ऑन, आगे 125 एंड सो ऑन, वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास nk की वैल्यू जो है कि हमने देख लिया ना कि np इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू m इज़ अ नेचुरल नंबर। तो हम इस तरीके से, जैसे ये टर्म है, ये इससे ग्रेटर है, फिर ये इससे लेसर है, फिर ये इससे लेसर है, तो इस तरीके से हमारे पास टर्म्स आ रही हैं। इस तरीके से nk जो हमारी सबसीक्वेंस में आ रहा है, nk ये 64 हो सकता है, 125 हो सकता है, 1000 हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे आ रही है सब सीक्वेंस, देयरफॉर द सब सीक्वेंस xnk इज ऑल्सो कन्वर्जेस टू l। तो मतलब हमारे पास ऐसा पॉइंट भी एग्जिस्ट करेगा एन m से ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है वो पॉइंट। तो हमें अगर m को फिक्स कर देते 27 पे, तो वो हमारे पास 64 आ रहा है, 125 आ रहा है, तो हमारे पास इस तरीके से आएगा। और nk में भी वही टर्म आएगी, जो k क्या है, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया कि जो सब सीक्वेंस फॉर्म हुई है जिसमें nk यहाँ पर आ रहा है ऑल्सो कन्वर्जेस टू l। ठीक है, सिंस अब हमारे पास नेक्स्ट जो है उसमें
प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है अगर हमारी सीक्वेंस, तो हमें शो करना है कि सब सीक्वेंस भी प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी। तो नाउ सिंस हम ये मान के चल रहे हैं कि डाइवर्ज करेगी, एंड वी नो दैट डाइवर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है, देयरफॉर गिवन k ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हम कितना भी बड़ा k ले लें तो बहुत ही बड़ा होगा, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m रहेगा, ठीक है, सच दैट xn इज ग्रेटर देन k, ठीक है, xn इज ग्रेटर देन k, वो उस नंबर से बड़ा होगा, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। So therefore if np is greater than equal to m is a natural number, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम फिर से वैसा ही डिफाइन कर सकते हैं कि nk is greater than equal to np होता है, and it is always greater than equal to m होता है, क्योंकि ये तो हमारे पास सीक्वेंस से आया, ये सब सीक्वेंस से आया, तो ग्रेटर देन k रहेगा, और देयरफॉर फॉर ऑल nk ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये nk जो है ये आपके पास वही सब सीक्वेंस में लिए गए टर्म्स हैं, जैसे 1 8 27 एंड 1000 और एनीथिंग 125 आपने कुछ भी लिया है, तो विच इम्प्लाई सबसीक्वेंस एन के भी डाइवर्ज करेगी, क्योंकि के से ग्रेटर देन एक्स एन के हमारे पास रहेगा, क्योंकि वो भी कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास सीक्वेंस से। नाउ नेक्स्ट है आपके पास सिंस एक्स एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, अब ये माइनस इन्फिनिटी को अगर डाइवर्ज करता है तो माइनस इन्फिनिटी से हम क्या करेंगे, देयरफॉर गिवन बी ग्रेटर देन जीरो, हाउएवर लार्ज, डिफरेंस वही रहेगा, डेफिनेशन वही रहेगी, क्योंकि डाइवर्जेंस है तो डाइवर्जेंट की डेफिनेशन रहेगी। यहाँ पे डाइवर्जेस इससे पहले प्लस की तरफ था, अब ये माइनस की तरफ है, तो हाउएवर लार्ज हमने लिया, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट एक्स एन इज लेस देन माइनस बी। अब ये क्यों किया, बिकॉज जो आपके पास पॉइंट आ रहा है वो आपका b ग्रेटर देन जीरो जो आप ले रहे हो वो किसी पॉजिटिव इंटीजर्स से ले रहे हो, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर m है, n ग्रेटर देन इक्वल टू m है, बट क्या है क्योंकि वो नेगेटिव साइड जा रहा है तो हम -1000 -27 -64 -125 इस तरीके की वैल्यूज़ आएंगी कि x की वैल्यू -1000 पे क्या है, x की वैल्यू -125 पे क्या है, तो वो जो माइनस की वैल्यू है वो यहाँ पे हमने बहुत ही बड़ी ले ली, ठीक है, मिलियन बिलियन में ले ली, तो वो ग्रेटर देन है बिलियन बिलियन, लेकिन जो टर्म्स हैं वो कैसे जा रही हैं, वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, बिकॉज एक्स की टर्म्स नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो एक्स की सबसीक्वेंस भी नेगेटिव की तरफ ही जाएगी। अगर ये नेगेटिव की तरफ जा रही है तो इसका मतलब एक्स कोई भी बड़ा पॉजिटिव आपने नंबर ले लिया तो उसका जो नेगेटिव है उससे भी वो स्मॉलर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे n हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, इसीलिए हमने वो नंबर तो लिया है वहाँ से, लेकिन हमारे पास क्या है वो माइनस ऑफ दिस से लेसर है, माइनस ऑफ बी से लेसर है, तो देयरफॉर इफ एन पी ग्रेटर देन इक्वल टू एम आता है, नेचुरल नंबर आता है, देन फॉर के ग्रेटर देन इक्वल टू पी अगर हम लेते हैं तो एन के ग्रेटर देन इक्वल टू एन पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम रहेगा, ठीक है, जैसे -125 है तो -125 से ये 125 तो पॉजिटिव है ना, 1000 तो पॉजिटिव है ना, लेकिन माइनस पे लेंगे अगर हम तो माइनस की वैल्यूज़ नीचे नीचे जाएंगी, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी एन के मतलब 1000, जैसे यहाँ पे 1000 पे जो वैल्यू आ रही है तो वो नेगेटिव वैल्यू है सीक्वेंस की, तो यहाँ पर क्या आ रही है आपके पास, जैसे ये 1000 पे वैल्यू क्या आ रही है, एक्स पर है तो डिक्रीजिंग वैल्यू ना, जो इसकी वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, तो देयरफॉर सबसीक्वेंस एक्स एन के डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। कहने का मतलब है कि अगर सब सीक्वेंसेस कन्वर्ज करती है, जैसे हमने पहला किया कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो सब सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी, अगर सीक्वेंस डाइवर्ज करती है तो सब सीक्वेंस भी डाइवर्ज करेगी, लेकिन जब इसका कन्वर्स अगर हम करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती हैं तो सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी। इसका एक एग्जाम्पल हमारे पास है कि जैसे हमारे पास -1 रेज़ टू द पावर -1 +1 -1 इस तरीके से चलता रहेगा एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास टू सब सीक्वेंसेस बनती हैं, टू सब सीक्वेंस बनती है -1 एक तो ये वाली ले ली हमने, ये भी अप टू इन्फिनिटी जा रही है, और दूसरी सब सीक्वेंस बनेगी जिसमें हम 1 पॉजिटिव वाली ले ली हमने टर्म्स, ठीक है, लेकिन क्या है ये वाली सीक्वेंस जो आपने ली है तो ये आपके पास किस पे कन्वर्ज करेगी, ये कन्वर्ज करेगी 1 को और -1 को, और ये कन्वर्ज करेगी 1 को, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही सब सीक्वेंस कन्वर्ज तो कर रही है लेकिन इनकी जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और डेफिनेशन ले लेती हूँ जिसमें आपके पास एक्स एन की टर्म आ रही है n² वेयर n इज़ इवन, अगर n ऑड होता है
तो मैं इसको 0 ले लेती हूँ। तो देयरफॉर क्या है कि x टू n अगर मैं कोई सीक्वेंस डिफाइन करती हूँ तो इट डाइवर्जेस टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। बट जो सीक्वेंस xn है जो ये तो डाइवर्ज नहीं कर रही है क्योंकि ये 0 है। अगर हम इसमें वैल्यू ले रहे हैं तो हमारे पास xn जो है वो डाइवर्ज नहीं कर रही है, लेकिन जो उसकी पॉजिटिव जो हमारी ऑड टर्म्स आ रही हैं वो आपकी डाइवर्ज कर रही है। वो किसको डाइवर्ज कर रही है? प्लस इन्फिनिटी को, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम मोर डेफिनेशंस। तो हमारे पास लेट्स फर्स्ट डेफिनेशन हम ले रहे हैं पीक पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। अब पीक पॉइंट क्या चीज़ है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अ नेचुरल नंबर m इज़ कॉल्ड अ पीक पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn। अब कोई भी नेचुरल नंबर, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नेचुरल नंबर m है विच इज़ कॉल्ड अ पीक पॉइंट। अगर मैं इसको पीक पॉइंट कहती हूँ तो वो कैसे होगा उस सीक्वेंस का पीक पॉइंट? अगर xn इज़ लेस देन xm, ठीक है। कहने का मतलब है ये कोई इंक्रीज़ कर रही है सीक्वेंस फिर डिक्रीज़ कर रही है, या इस तरीके से अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास दी हुई है, हम किसी भी पॉइंट पे उसकी वैल्यू अगर हम कह रहे हैं कि ये पीक पॉइंट आ रहा है इस सीक्वेंस, तो कैसे है? क्योंकि वो एक नेचुरल, जैसे x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो वैल्यू आ रही है क्योंकि वो पीक दे रही है उस सीक्वेंस का, तो हम उस 3 को बोलेंगे कि वो एक पीक पॉइंट है। वो कैसे है पीक पॉइंट? क्योंकि xn जो भी हम इसके अलावा वैल्यू लेते हैं, जैसे xm, जैसे यहाँ पर हमारे पास 20 आ रहा है, इधर आपके पास 19 आ रहा है, इधर आपके पास 18 आ रहा है, या कोई भी वैल्यू आ रही है, तो 20 इज़ द मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सीक्वेंस। दो आपकी इनफाइनाइट सीक्वेंस हो सकती है, फाइनाइट सीक्वेंस हो सकती है, वो देखना है। तो यहाँ पे अगर आपके पास m पे जो वैल्यू आ रही है, मतलब x3 पे जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास गिरा, हालांकि जो n है इट इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है? 4 इज़ ग्रेटर देन 3, 4 इज़ ग्रेटर देन 3, बट xm मतलब फोर्थ जो टर्म है वो x3 से स्मॉलर है, ठीक है। लेट्स सी एक और चीज़, ए सीक्वेंस में हैव नो पीक पॉइंट, ठीक है। किसी भी सीक्वेंस का ऐसा हो सकता है कि पीक पॉइंट ना हो, फाइनाइट पीक पॉइंट हो, या फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट हो, ठीक है। तो अगर फाइनाइट पीक पॉइंट्स हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली सेम वैल्यू। अब देखिए कैसे आएगा। एक नेचुरल नंबर सेट ले लिया, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ पीक पॉइंट ऑफ सीक्वेंस दिस। अब वो कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारे पास हर एक नेचुरल नंबर पीक पॉइंट है। वो कैसे है? अब देखो, अब हम एक बार डाल देते हैं n को 1, तो मेरे पास आता है 1 2 3 4 5। ये ध्यान दीजिएगा कि ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या है, जब भी मैं कोई बड़ा नंबर डालती हूँ, ये सीक्वेंस का जो नेक्स्ट जो उस पे वैल्यू आती है वो उससे पहले वाले नंबर से लेसर हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि दिस ट्रेंड इट इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अब वो कैसे हो रहा है? देखो, यहाँ पे मेरे पास x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, x6 है, एंड एवरी पॉइंट गिव्स दिस कंडीशन सेटिस्फाई, दिस कंडीशन गेट सेटिस्फाई फॉर एवरी पॉइंट। कैसे? अब देखो, x1 आ रहा है, x1 इज़ ग्रेटर देन x2, हालांकि जो 2 है इट इज़ लेसर, इट इज़ ग्रेटर देन 1। इसी तरीके से x2 x3 है, इट इज़ लेसर दैन, अब x3 जो है आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, ठीक है, इट इज़ लेसर दैन। अब ये ध्यान दीजिएगा कि इट इज़ लेसर दैन x2, हालांकि जो 3 है इट इज़ ग्रेटर दैन 2। तो हर तरीके से हर एक पॉइंट पे ये वैल्यू क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि जो वैल्यू है इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। और वो वैल्यूज़ जो हैं, जो इधर वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट होती हैं सबस्क्रिप्ट पे, वो जो चीज़ है वो आपके पास इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है, बट सीक्वेंस की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। तो यहाँ पे xn आ गया। अब मैंने एक और एग्जांपल ले लिया 1/n, जहाँ पे n 1 से लेके फिक्स्ड नंबर तक जा रहा है, m तक जा रहा है, और m से ऊपर सारी वैल्यू माइनस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? -1 पे तो स्टैग्नेशन आ गई है, ये रुक गया है हर एक वैल्यू। अब इससे n मतलब m अगर आपके पास समझ लो 6th वैल्यू है, तो इससे ऊपर 7th 8th 9th पे जो सीक्वेंस की वैल्यू है वो -1 रहेगी। और अगर ये -1 रहेगी तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी, उसमें तो कोई पीक आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब m पीक पॉइंट्स रहेंगे इसके लिए, जब तक कि 1 2 3 डालते रहेंगे ये
इस ट्रेंड को फॉलो करेगा। सिमिलरली अगर xn हम n स्क्वायर लेते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, देन अगर n स्क्वायर होता है तो क्या ऐसी कंडीशन फुलफिल हो सकती है? नहीं, क्योंकि जैसे जैसे 1 इंक्रीज करे 1 डालेंगे तो xn क्या देगा? x1 देगा 1, x2 देगा 4, x3 देगा 9, x4 देगा 16। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है, 1 के साथ 2 3 4 जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रही है ये भी इंक्रीज ही कर रहा है। ये जाना चाहिए था डिक्रीजिंग में, अगर डिक्रीजिंग में जाता तो हम कह सकते थे कि हाँ आपका जो पॉइंट है वहाँ पे हम पीक पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर इसमें कोई पीक पॉइंट फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो साथ साथ इंक्रीज ही, देयरफॉर दिस सीक्वेंस डजंट हैव एनी पीक पॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नाउ लेट्स वी प्रूव that every sequence contains a monotone subsequence. This question based on the concept of peak point of sequence. Let's see how to prove this theorem. यहाँ पे हमें गिवन है कि there is a sequence और हमें ये प्रूव करना है कि एवरी सीक्वेंस कंटेन्स अ मोनोटोन सीक्वेंस, वेदर इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो इफ़ लेट्स वी प्रूव इट बाय टेकिंग केसेस, डिफरेंट केसेस जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हों, फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हों, तो उसके ऊपर बेस हम करेंगे। तो लेट्स फर्स्ट केस इज केस 1, द सीक्वेंस xn हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स। हमें मान के चल रहे हैं कि कोई भी सीक्वेंस xn है और इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि अगर ये सीक्वेंस कंटेन करती है किसी सब सीक्वेंस को तो वो मोनोटोन सब सीक्वेंस होगी। ठीक है, तो लेट्स सी, लेट द पीक पॉइंट्स, हम ये मान के चलेंगे कि इनफाइनाइट नंबर है तो n1 n2 n3 बहुत सारे पीक पॉइंट्स हैं। तो हमने ले लिए हैं पीक पॉइंट्स n1 n2 n3। कैसे लिए हैं? सच दैट n1 इज़ लेस देन n2 इज़ लेस देन n3। इस तरीके से आपके पास आ रहा है, दैट इज़ सबसे छोटा n1 है, फिर उसके बाद n2, फिर n3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हमारे पास पीक पॉइंट्स आ गए सारे। देयरफॉर xn1 xn2 xn3 ये सारे के सारे सब सीक्वेंसेस फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे पीक पॉइंट्स हैं, इसका मतलब हमने पीक पॉइंट्स का एक सेट ले लिया है, सब सेट ले लिया है, जो कि आपके पास n1 n2 n3 ये सारे नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास रहेंगे। तो क्योंकि n1 इज़ अ पीक पॉइंट, तो हमारे पास n1 अगर पीक पॉइंट है तो हमारे पास ऐसा कोई n2 है विच इज, और साथ में हमारे पास क्या है, n2 इज़ ग्रेटर देन n1। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे n2 इज़ ग्रेटर देन n1 है, तो हमारा xn1 इज़ ग्रेटर देन xn2 होगा। क्यों? क्योंकि n1 इज़ अ पीक पॉइंट। ठीक है, अगर n1 पीक पॉइंट है तो उसके बाकी जो बचे हैं वो उससे लेसर हो रहेंगे ना, मतलब फंक्शन की वैल्यू या फिर हम कह लें कि सीक्वेंस की वैल्यू इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ग्रेटर होगी। तो इसी तरीके से xn1 xn2 से बड़ा है। ठीक है, विच इम्प्लाइज, ये हमने वही चीज़ लिखी है। तो देयरफॉर अगेन, क्योंकि बहुत सारे पीक पॉइंट्स है तो हम मान के चल रहे हैं n1 भी पीक पॉइंट है, n2 भी, n3 भी। अगर n2 भी पीक पॉइंट है तो हमें कहेंगे कि n3 अगर ग्रेटर देन n2 है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि कोई n3 है, उसकी वैल्यू x की मतलब n3 पर लेसर रहेगी x n2 पर। ठीक है, क्योंकि n2 इज़ अ पीक पॉइंट बाय द डेफिनेशन ऑफ पीक पॉइंट, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, xn1 xn2 xn3, अगर n4 भी आता है आपके पास, अगर n4 कोई प्रेजेंट होता है विच इज़ अगेन ग्रेटर देन n3, तो xn4 जो होगा वो लेसर होगा xn3 से। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पीक पॉइंट, अगर n4 भी पीक पॉइंट है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो डिक्रीजिंग में जा रही है। अगर ये डिक्रीजिंग में जा रही है तो इसका मतलब जो हमारी सीक्वेंस फॉर्म हो रही है, मतलब जो सब सीक्वेंस फॉर्म हो रही है वो एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस रहेगी। किसकी? जो xn से हमने एलिमेंट्स उठाए हैं उनकी। ठीक है, नाउ केस टू में हमारे पास हम ये मान के चलते थे सीक्वेंस xn हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट, बहुत ही लिमिटेड या काउंटेबल आपके पास फाइनाइट नंबर की आपके पास पीक पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हम मान के चलेंगे m1 m2 mp तक सारे पीक पॉइंट्स हैं किसके, xn के, मेन जो सीक्वेंस है उसके। अगर लेट n1 कोई नेचुरल नंबर ले लिया जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इन से है, पर पीक पॉइंट्स तो इन्हीं पर आ रहा है सीक्वेंस का, तो अब क्या रहेगा,
n1 नेचुरल नंबर तो है, लेकिन m1 m2 mp के बीच में से नहीं है। वो मान के चलते हैं कि वो क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब वो पीक पॉइंट नहीं है। अगर वो पीक पॉइंट नहीं है तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, कोई ऐसा नेचुरल नंबर भी एग्जिस्ट करेगा सच दैट n2 होगा और वो n1 से ग्रेटर होगा। अगर वो n2 n1 से ग्रेटर होगा तो किस तरीके से होगा, xn2 इज़ ग्रेटर देन होगा और इक्वल टू xn1 होगा। ठीक है, फिर और इक्वल टू का केस आ रहा है, अगेन n2 इज़ नॉट अ पीक पॉइंट ऑफ xn। अगर वो n2 पीक पॉइंट नहीं है तो हमारे पास इक्वल टू तभी आया है, नहीं तो स्ट्रिक्टली होता है ना। अगर n2 पीक पॉइंट नहीं है तो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर, एक और नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा n3 विच इज़ ग्रेटर देन n2 सच दैट xn3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस इक्वल टू, बिकॉज इट इज़ नॉट अ पीक पॉइंट, तो xn2 के बराबर हो सकता है। देयर फोर वी हैव n1 हो गया, n2 हो गया, n3 हो गया, वो इस तरीके से आ रहा है सच दैट कैसा आ रहा है, xn1 इज लेस देन इक्वल टू xn2 इज लेस देन इक्वल टू xn3। ठीक है, फिर इस तरीके से क्या हो रहा है, प्रोसीडिंग दिस वे वी गेट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस xn के। हमारे पास फिर से एक और नई सीक्वेंस बन सकती है जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी, और किसकी है वो, xn की है। अब लास्ट केस हमारे पास विद नो पीक पॉइंट आता है। ठीक है, तो द सीक्वेंस xn इज हैज़ नो पीक पॉइंट, हम मान के चल रहे हैं इसका कोई पीक पॉइंट ही नहीं है, तो इसका मतलब 1 भी कोई पीक पॉइंट नहीं है। अगर 1 कोई पीक पॉइंट नहीं है तो हमें तो पता है 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 1000 आता है, मिलियन आता है, कुछ भी आ सकता है। तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, हम ऐसा n2 चूज़ कर सकते हैं जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 होगा, और इसको हम n1 मान सकते हैं सच दैट कैसा होगा, xn2 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि पीक पॉइंट नहीं है ना तो इसलिए इक्वल टू और ग्रेटर देन, और साथ में n2 की टर्म xn2, देखो n2 इज़ ग्रेटर देन n1, क्योंकि पीक पॉइंट नहीं है इसलिए xn2 बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है xn1 के। ठीक है जी, तो सच दैट अगेन n2 इज़ नॉट अ पीक पॉइंट। अब एक और हमने देख लिया कि इज n2 इज़ नॉट अ पीक पॉइंट ऑफ दिस, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट सम n3, कोई n3 मिलेगा जो कि ग्रेटर देन n2 होगा सच दैट xn3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू xn2 रहेगा, क्योंकि वो पीक पॉइंट नहीं है। अगर पीक पॉइंट होता तो ये जो इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन है ये ऑपोजिट होना था और ये स्ट्रिक्टली होना था, है ना, बाय द डेफिनेशन ऑफ पीक पॉइंट। देयरफॉर हम ये मान सकते हैं n1 हमारे पास है जो कि लेसर है n2 से, विच इज़ फर्दर लेसर n3 से, सच दैट xn1 लेस देन और इक्वल टू xn2 रहेगा और इक्वल टू लेस देन n3 रहेगा। और इस तरीके से हमें फिर से क्या मिल रही है, इट इज़ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ फर्दर अ सबसेट ऑफ xn, हेंस वी से जो हमारे पास xn के बन के आ रही है इट इज़ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ऑफ xn के। इसका मतलब अगर हमारे पास फाइनाइट नंबर हो पीक पॉइंट्स या फिर नो पीक पॉइंट हो तो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस उसकी इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस xn की मिल सकती है। हालांकि जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीक पॉइंट्स होंगे तो वी कैन हैव सम मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सब सीक्वेंस ऑफ xn। इसी के ऊपर बेस्ड हमारे पास बोल्ज़ानो-विलस्ट्रॉस थ्योरम है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। लेट्स सी हाउ टू प्रूव दिस एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट। प्रूव दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। हमें प्रूव करना है कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो उसके पास भी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होती है। तो हमें बस ये डेफिनेशंस पता होने चाहिए, बाउंडेड सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है। तो लेट्स सी, लेट xn बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, हम मान के चल रहे हैं अगर बाउंडेड है तो इट मस्ट सेटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड सीक्वेंस, क्योंकि xn इज़ अ सीक्वेंस देयरफॉर xn हैज़ अ मोनोटोनिक सब सीक्वेंस। ये हमने इस थ्योरम से लिया है। ठीक है, कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है तो उसके पास कोई मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होगी, वेदर इट इज़ अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वेदर इट इज़ अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि बिकॉज xn इज़ बाउंडेड, अगर ये बाउंडेड है देयरफॉर xn के इज़ ऑल्सो अ बाउंडेड, क्योंकि xn बाउंडेड है तो ऑब्वियसली हमने कुछ लिमिटेड पॉइंट्स लिए हैं वहाँ से भी xn से लिए ना xn के पॉइंट्स, तो देयरफॉर वो भी बाउंडेड ही होगी बिकॉज every subsequence of bounded sequence is a bounded sequence. Therefore xnk is a bounded monotone sequence. ये भी monotone sequence हो क्योंकि monotone sequence तो वो है by the theorem proved earlier. ठीक है, और therefore क्योंकि वो bounded है तो इसलिए वो bounded रहेगी, और every bounded और monotonically increasing और decreasing sequence is convergent। ये हमने इससे पहले की theorems जो पढ़ी हैं अपने previous knowledge से लिखा है। Therefore हमारे पास क्या है,
एंड यहाँ पे आप वो डेफिनेशन या उस थ्योरम की स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, देयरफॉर एक्सएन हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो हम एक्सएन को कह सकते हैं क्योंकि ये जो है ये सब सीक्वेंस है, तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एक्सएन के है, हेंस द रिजल्ट। थैंक यू।